आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। कैश, जी हां, ऐसा लगता है जैसे कि आज पिछले 38 दिनों से सिर्फ हम पैसे की बात कर रहे हैं, कैश। क्योंकि आज हम तमाम आम आदमी के हाथ में कैश की एक ऐसी किल्लत है कि क्या कहा जाए। जरा सोचिए, सरकार का कहना है कि 7 लाख करोड़ की करेंसी छाप कर सर्कुलेशन में डाली जा चुकी है, लेकिन आज भी बैंक के बाहर वैसे ही लंबी कतारें हैं। एटीएम मशीन्स ना के बराबर चल पा रही हैं और आम आदमी कैश की किल्लत से रोज रूबरू हो रहा है। लेकिन जब आप बैंकों की तरफ जाएं तो आप भौचक रह जाएंगे। जरा सोचिए, क्या यह वाकई में संभव है कि 20 बैंक खाते खोले जाएं फर्जी डेटा और फर्जी आधार पर, और उसके बाद उन 20 बैंक खातों में 60 करोड़ रुपए जमा कर दिया जाए? क्या यह संभव है कि एक कारोबारी एक दिन में 300 करोड़ रुपए अपने बैंक अकाउंट में दिल्ली से सटे नोएडा के एक बैंक ब्रांच में जमा कर दे? ये सब वाकई में हिला देने वाली खबरें हैं। नोएडा में इनकम टैक्स विभाग ने एक्सिस बैंक के 2 ब्रांच पर छापा मारा, और छापेमारी में जो बातें निकल कर आ रही हैं वो आपके दिमाग को उड़ा देंगी। देखिए रिपोर्ट। क्या बैंकों में हुए फर्जीवाड़े की वजह से आपको नहीं मिल पा रहे नोट? क्या बैंक के अंदर से हुआ ब्लैक को व्हाइट करने का खेल? ये सवाल इसलिए लाजमी है क्योंकि जिस तरह इनकम टैक्स विभाग के रडार पर बैंक आ रहे हैं वो अपने आप में चौंकाने वाला है। नोएडा के सेक्टर 51 के एक्सिस बैंक में जब इनकम टैक्स की टीम ने धावा बोला तो हर किसी के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। इनकम टैक्स की शुरुआती जांच में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक बैंक में 20 बोगस खातों का पता चला। ये खाते मजदूरों के नाम पर खोले गए थे। इन खातों में नोटबंदी के बाद 60 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे। जमा पैसा ज्यादा हुआ, लिहाजा सर्वे के दौरान ये पाया गया कि यहाँ पर 20 ऐसी कंपनियां, जो सूत्रों के मुताबिक हमें खबर मिली है कि उनमें 60 करोड़ से ज्यादा की रकम जमा की गई 8 नवंबर के बाद। लिहाजा आईटी डिपार्टमेंट ने छापा मारा और इस वक्त अंदर जांच चल रही है, एक खाते की जांच चल रही है। ये बात हकीकत है और इसमें पहले से घपला भी हो रहा है और इसीलिए हमें कैश नहीं मिलता। इतना ही नहीं, इनकम टैक्स विभाग ने दिल्ली के कनॉट प्लेस के एक्सिस बैंक में भी जांच की तो यहाँ भी इसी तरह की गड़बड़ी की जानकारी सामने आई है। दिल्ली एनसीआर में कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, नोएडा एक्सिस बैंक के बाद अब कनॉट प्लेस स्थित एक्सिस बैंक की ब्रांच पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा है। अंदर छापेमारी जारी है। बैंक का शटर बंद कर दिया गया है। जो तमाम स्टाफ है वो भी बैंक के अंदर ही मौजूद है। इनकम टैक्स के अधिकारी भी बैंक के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर कई वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिली थी। कई अहम ऐसे क्लूज थे जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हासिल हुए थे। जाहिर है, नोटबंदी के बाद जिस तरह से एक्सिस बैंक में गड़बड़ी का मामला सामने आया है उसने कई सवाल खड़े किए हैं। माना जा रहा है कि जैसे जैसे इन बैंकों की जांच बढ़ेगी अभी और भी खुलासे होंगे। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। अभी तक जब छापों की बात आती थी तो ऐसा लगता था कि व्यक्तियों पर छापे पड़ रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारियों पर छापे पड़ रहे हैं, चोर व्यापारियों पर छापे पड़ रहे हैं। लेकिन ये छापे तो बैंक पर पड़ रहे हैं। बैंक पर, जहां हम अपनी कमाई का पैसा रखने जाते हैं, वहां बैंक के अधिकारी जब इस तरह का गोरख धंधा चला रहे हैं तो क्या हम बैंकों पर भरोसा कर सकते हैं? आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे नोएडा का एक कारोबारी जो कि एक ज्वेलरी की दुकान चलाता है, उसने 8 तारीख से यानी कि 8 नवंबर से 10 नवंबर के बीच 600 करोड़ का सोना बेच दिया और उसके बाद 20 खाते खुलवाए एक्सिस बैंक में, और इन एक्सिस बैंक के 20 खातों में उसने अपने पैसे जमा करा दिए। क्या यह संभव है? 600 करोड़ रुपए 20 बैंक में। इसी के बाद नजरें पड़ी आईटी डिपार्टमेंट की, और उसके बाद फिर धीरे धीरे अब परतें खुलकर निकलकर सामने आ रही हैं। सवाल यह उठता है कि जब हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है और ऐसा न जाने और कितना हो रहा होगा, तो क्या वाकई में नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हुआ या और बढ़ गया है? देखिए रिपोर्ट। नोटबंदी के बाद देश के लोग भले ही मुश्किल दिनों से गुजर रहे हैं, लेकिन इस देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नोटबंदी के दौरान अपने काले धन को सफेद करने में लगे थे। एक्सिस बैंक में हुए फर्जीवाड़े की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को ना होती अगर इनकम टैक्स की टीम ने नोएडा के एक नामी ज्वेलर्स के घर छापा न मारा होता। छापेमारी के दौरान खुलासा हुआ कि नोटबंदी के बाद ज्वेलर्स ने 600 करोड़ का सोना बेचा था। जांच में कई खातों की जानकारी इनकम टैक्स को मिली। इसी जानकारी के बाद इनकम टैक्स विभाग ने नोएडा के एक्सिस बैंक में जांच शुरू की।
जहां 60 फर्जी खातों का पता चला, जिसमें 60 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे। इतना ही नहीं, ज्वेलर्स के खाते में भारी भरकम रकम आरटीजीएस के जरिए जमा कराई गई थी। नोटबंदी के बाद 600 करोड़ रुपए की सोने की ईंटें बेची थी और ये सर्वे पूरे देश भर में किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इसी तरीके का जो रेड है देश भर में किया जा रहा है। जाहिर है नोटबंदी की आड़ में कुछ लोगों ने काले धन को सफेद करने की कोशिश तो की, लेकिन अब उनकी करतूतों से पर्दा उठना शुरू हो गया है। हैरानी की बात यह है कि ब्लैक एंड व्हाइट के इस खेल में बैंकों की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ही एक्सिस बैंक के 4 बैंक इनकम टैक्स के रडार में आ चुके हैं। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक नोटबंदी के बाद सोने के माध्यम से काले को सफेद करने का धंधा चल रहा है, लिहाजा सरकार सचेत है। ज्यादातर जो सुनार है उन पर सरकार की निगाहें हैं और एक्सिस बैंक में जिस तरीके से बेनामी खातों के माध्यम से पैसे जमा किए गए, उसमें भी ये मामला सामने आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ खान के साथ मोहित दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। एक्सिस बैंक शायद पहला बैंक नहीं है, लेकिन एक्सिस बैंक के कई ब्रांच पर इस तरह के छापे पड़ चुके हैं। एक के बाद एक जो छापे पड़ रहे हैं, तो एक्सिस बैंक की तरफ से सफाई दी जा रही है। आइए जरा उनकी सफाई देख लेते हैं। ये बात अलग है कि ऐसा लगता है कि एक्सिस बैंक बड़े पैमाने पर काले को सफेद करने के धंधे में शामिल है। We've done 2-3 things. One is we've employed KPMG to help us through the investigative process, as also to help us see whether there are any loopholes within our system that needed to be plugged. So that's point one. Two is we have increased significantly the levels of communication to our branch staff. So whether it is our MD and CEO or the senior management. सफाइयां तो बहुत दी जा रही हैं, लेकिन आइए जरा कुछ आंकड़े आपके सामने रख देते हैं। बैंकों के फर्जीवाड़े पर सरकार सख्त जरूर है, लेकिन अभी तक क्या निकल कर आ रहा है जरा देखिए। 250 ऐसे बैंक हैं जिसके 60,000 अकाउंट्स पर निगरानी रखी जा रही है। 60,000 अकाउंट ऐसे हैं जिसमें 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक रुपए जमा किए गए। इनकम टैक्स विभाग ने यह जानकारी साझा की है कि बैंकों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई जा रही है और उस पर जुर्माना भी लगेगा। ऐसे में जरा सोचिए, तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर बैंक के खातों में इस तरह का सीधे गड़बड़ झाला है। यह गड़बड़ झाला क्या प्रदर्शित करता है आपके सामने? नोटबंदी के साथ एक नए भ्रष्टाचार को जन्म दिया गया है और इससे निपटने के लिए अभी हम में से किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। नए नोट की खेप की पकड़ मानो इस तरीके से सामने आ रही है कि प्रदर्शित हो रहा है जैसे कि सारा का सारा नया नोट जो आरबीआई छाप रही है वो सारा का सारा काले को सफेद करने के धंधे में इस्तेमाल किया जा रहा है। छापेमारी में इतना पैसा मिल रहा है कि बस आप हैरान हो जाइए। पूरे 1 महीने के भीतर इस काले धन को सफेद करने का ये जो गोरखधंधा चला है, इसमें न जाने अब तक क्या क्या सामने आ चुका है। आइए जरा अब आपको दिखाते हैं कि देश भर में 300 करोड़ से ज्यादा रुपए बरामद किए गए हैं इस काले को सफेद करने के चक्कर में। न जाने इससे कितना 100 गुना ज्यादा पैसा काले से सफेद हो चुका होगा। क्या इसे कोई पकड़ पाएगा? कल्याण में धरे गए लाखों, नाला सोपारा में शिवसेना नेता पर शिकंजा, लखनऊ में मिठाई वाले के यहां छापा, गुवाहाटी में 5.5 लाख से ज्यादा के नए नोट जब्त, गिरफ्तारी और नोट जब्ती। नोटबंदी के बाद ये शहर शहर की कहानी है। हर शहर नोट के नटवर लालों की काली करतूत सामने आ रही है। मुंबई से सटे कल्याण में 21,22,000 रुपए के साथ 2 कारोबारी गिरफ्तार किए गए। इनके पास 17 लाख के 2,000 के नोट, 500 और 100 की पुरानी नकदी और 10 बैंकों के पासबुक बरामद किए गए हैं। कुछ समाधानकारक जवाब नहीं दे पाए, तो उनकी जड़ती जब ली गई तलाशी तो गाड़ी, उनकी जो एक्टिवा गाड़ी थी दोनों की, तो गाड़ियों में से कुछ न्यू करेंसी बरामद हुई है। टोटल 21,22,000 की करेंसी बरामद हुई है। ब्लैक मनी के इस खेल में पुलिस ने नाला सोपारा से शिवसेना के एक नेता को भी रंगे हाथ पकड़ा है। पुलिस ने जब धनंजय को पकड़ा तो वो इस सफेद कार में नए पुराने नोटों की खेप के साथ रंगे हाथ धरे गए। लेकिन ये सिर्फ एक शहर की बात नहीं, शहर शहर यही हालात हैं। नोटों के बंडल के आगे गुवाहाटी में बैठी पुलिस भी हैरान है। करीब 5,58,000 की इस करेंसी के साथ पुलिस ने एक बाप बेटे को हिरासत में लिया है, लेकिन पुलिस को ये अब तक पता नहीं चल पाया है कि इनके पास ये रकम आई कहां से, इसलिए वो तहकीकात में जुटी है। टीम न्यूज़ नेशन। आइए जरा कुछ और तस्वीरें आपको बताएं। नोटबंदी के बाद नोट पकड़ाई का क्या हाल है?
ग्रेटर नोएडा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। दादरी बाईपास पर चेकिंग के दौरान एक होंडा सिटी कार में 1 करोड़ रुपए नगद बरामद किए गए। ये सब नए नोट थे। पुलिस ने नोट की इस बड़ी खेप के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। खुर्जा के इलाहाबाद बैंक के मैनेजर बताए जा रहे हैं और वहीं फिरोजाबाद के में कोटा पटना एक्सप्रेस में चेन पुलिंग कर एक युवक के पास से आरपीएफ की टीम ने 6 लाख रुपए की करेंसी बरामद की है और इस तरीके से जगह जगह अलग अलग करेंसी बरामद की जा रही है। ऐसी खबरें इतनी हैं कि शायद दिखाते दिखाते कई घंटे निकल जाएं, लेकिन स्थिति यही है कि कई जगहों पर लोगों के साथ बस ऐसे ही नोट का जखीरा मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यही सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं। हम तमाम लोग नोट के लिए तरस रहे हैं। 2000 के नोट एटीएम से तो निकलते नहीं हैं। बैंक के ब्रांच के पास जाइए, 24,000 रुपए पूरे हफ्ते में निकाल सकते हैं। 4,000 रुपए मिल जाए तो बड़ी बात होती है। लेकिन लोग ऐसे हैं कि जिनके पास करोड़ों करोड़ों निकल रहे हैं। तो अब सरकार ने यह कहा है कि जो नोट अब लिए जा रहे हैं हिरासत में, जिन्हें पकड़ा जा रहा है और जो अब जब्त किए जा रहे हैं, उन नोट को वापस सर्कुलेशन में डाल दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय के आर्थिक सचिव शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सरकार नए नोटों की छपाई में तेजी ला रही है। 500 रुपए के नोट अब बड़े पैमाने पर छापे जा रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जहां भी दिक्कत है वहां वायुसेना के जरिए कैश को पहुंचाया जा रहा है। लोग 2000 के नोट को सर्कुलेशन में कम ला रहे हैं, अपने पास ज्यादा रख रहे हैं। इसलिए सरकार ने तय किया है कि 500 रुपए के नोट के प्रोडक्शन बढ़ा दिए जाएं और उम्मीद की जा रही है कि अगले 15 दिनों में 2 से 2.5 लाख करोड़ नोट सामने आ जाएंगे। 100, 50 और 10 रुपए के नोट की छपाई भी पहले के मुकाबले 3 गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है। 80,000 करोड़ के 100 रुपए के नोट छापे जा चुके हैं और अगले 10 से 15 दिनों में नोट की सर्कुलेशन 50% बेहतर होने की उम्मीद है। 2 लाख से भी ज्यादा के एटीएम जो हैं वो तमाम 2,20,000 एटीएम है, जिसमें से 2 लाख एटीएम रिकैलिब्रेट किए जा चुके हैं, यानी उनमें नई करेंसी निकलती हुई दिखाई देगी। सप्लाई और डिमांड के इस तमाम दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार सतत प्रयास कर रही है। आश्वासन है, भरोसा करना है तो कीजिए, वरना लंबी लाइन तो है ही आपकी। जो सीज नोट्स है वो तुरंत as soon as possible it is being put back into circulation। ये नहीं कि उसको रखे रहे हैं कोर्ट में प्रूफ करना, ये नहीं है। इसको that is being put back into circulation। Sufficiently sensitized, all the banks, both public and private sector banks have been sufficiently sensitized कि आपका इंटरनल जो सर्वेलेंस मैकेनिज्म है, बैंकों का जो इंटरनल सर्वेलेंस मैकेनिज्म है, ये अभी नहीं, ये मतलब 4 हफ्ते पहले उनको सेंसिटाइज किया गया था कि 4-5 हफ्ते पहले उनको सेंसिटाइज किया गया था कि आपका जो इंटरनल सर्वेलेंस मैकेनिज्म है, इंटरनल विजिलेंस जो मैकेनिज्म है, उसको आप एक्टिवेट करिए और इसी टाइप का कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन अगर होता है तो उसको आप रिपोर्ट करिए। और अब ये खबर आपके लिए, 500 रुपए के पुराने नोट अगर आपके पास हैं तो बस आपके पास 2.5 घंटे बचे हैं। या तो इस्तेमाल कर लीजिए या फिर बैंक में जमा करने के अलावा आपके पास अब कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अब ये नोट पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। 1000 रुपए के नोट पहले से प्रतिबंधित है। 500 रुपए के नोट आज रात के बाद अब इस्तेमाल में नहीं आ पाएंगे, यानी कि 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट को हमेशा के लिए कह दीजिए बाय बाय। 8 नवंबर 2016 रात्रि को 12 बजे से 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। नवंबर को पीएम मोदी ने 500 की करेंसी का लीगल टेंडर वापस लेने का ऐलान किया था। उसका असली मतलब आधी रात के बाद सामने आएगा। 500 के जिन नोटों को पिछले 37 दिन से किसी न किसी काउंटर पर चलाने की इजाजत दी जा रही थी, उसकी आखिरी घड़ी आ गई है। चंद घंटों बाद 500 के पुराने नोट आम लोगों की जेब से लेकर दुकानों तक में अपना वजूद खो देंगे। सरकार के ऐलान के अनुसार 15 दिसंबर की आधी रात के बाद से 15 जगहों पर चल रहा 500 का नोट बंद हो जाएगा, जिसमें सरकारी अस्पताल, फार्मेसी, सहकारी भंडार, दूध केंद्र, शमशान, कब्रिस्तान, एलपीजी सिलेंडर, स्मारकों के टिकट, म्युनिसिपैलिटी टैक्स, बिजली पानी बिल, कोर्ट फीस, सरकारी स्कूल्स की फीस, मोबाइल रिचार्ज पर अब तक मिल रही सुविधा खत्म हो जाएगी। केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने साफ किया है कि 500 के पुराने नोट चलाने के लिए अब तक मिल रही छूट और नहीं बढ़ाई जाएगी।
ऐसे में अगर आपके पास फिर भी 500 के पुराने नोट पड़े हुए हैं और आप उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास दो रास्ते हैं। 500 के पुराने नोटों को 30 दिसंबर तक बैंक्स में जमा करवाया जा सकेगा। अगर आप बैंक में भी नहीं जमा करवा पाते हैं, तो 30 दिसंबर के बाद सिर्फ रिजर्व बैंक के काउंटर पर ही 500 के पुराने नोट जमा करवाए जा सकेंगे। वैसे 8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के बाद से लेकर 10 दिसंबर तक के आंकड़े पर नजर डालें तो 500 और 1000 के नोटों की कुल संख्या का करीब 80% अब तक बैंक्स में जमा हो चुका है। बाकी के 20% नोट ही अब लोगों के पास बचे हुए हैं। टीम न्यूज नेशन। नोटबंदी का आज 37वां दिन है। मुश्किलें कम होती दिख नहीं रही हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से कुछ तीखे सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई आखिरकार हफ्ते में 24,000 रुपए प्रति व्यक्ति देने का आश्वासन था, क्यों नहीं मिल पा रहा है। सरकार की तरफ से कहा गया कि कुछ बैंक मैनेजर हैं जो गड़बड़ी कर रहे हैं, हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, यह जवाब किसी भी तरीके से तर्कसंगत नहीं है, झूठ है। खैर, जवाब है सरकार का। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कुछ लोगों को लाखों रुपए कैसे मिल पा रहे हैं। इसमें सरकार का जवाब है कि लोगों की मुश्किलें कम करने के लिए 24 घंटे लोग काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस सवाल का कोई जवाब था ही नहीं, इसलिए कोई जवाब है भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा कि आखिरकार कब तक ये परेशानी रहेगी लोगों की कि नोट की बंदी की वजह से लोग परेशान रहेंगे। सरकार का दावा है कि 14 दिनों के बाद यह परेशानी ठीक हो जाएगी। मोदी सरकार ने 50 दिनों का वक्त मांगा, जिसमें 30 दिसंबर उस दिन की मियाद है आखिरी। 30 दिसंबर के बाद क्या ये मुश्किलें दूर हो जाएंगी? लगता तो नहीं है, फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। लेकिन जरा संसद की बात कर लें। संसद का यह सत्र ऐसा लगता है कि पूरे तरीके से धुल गया, यानी कि पूरे के पूरे सत्र में कोई कामकाज नहीं हो पाया, ठप रहा संसद। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि मन करता है कि इस्तीफा दे दें। जाहिर सी बात है, जब देश इतने बड़ी समस्या से जूझ रहा है और उस पर बहस होनी चाहिए थी, बहस हुई नहीं, क्योंकि ना तो सरकार और न ही सत्ता के साथ साथ विपक्ष बातचीत करना चाहता है। तो ऐसे में क्या होगा? बस कुछ ज्यादा नहीं, कोई 300-325 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। ऐसे में लालकृष्ण आडवाणी अगर इस्तीफे देने की बात करते हैं, गलत क्या है? शायद सबों को इस्तीफा दे देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पैसा क्यों परेशान है, माफी मांगो प्लीज डोंट। राज्यसभा हो या फिर लोकसभा, तारीख जरूर बदल जाती है लेकिन तस्वीर नहीं बदलती। ऐसा लगता है किसी को जनता के पैसे की परवाह नहीं। ऐसा लगता है कि संसद सिर्फ हंगामे की जगह बन गई। 16 नवंबर से शुरू हुआ विंटर सेशन इसी तरह हंगामे की भेंट चढ़ता रहा। न तो विपक्ष झुका और न ही सत्ता पक्ष ने दरियादिली दिखाई। दोनों की जिद से संसद मानो हार गई। 184 के तहत दिया, नोटिस दिया, तो फिर उसके ऊपर भी सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं थी। पहले दिन से राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष पार्टियां चर्चा से हट रहे हैं। संसद न चलने देने के लिए सरकार भी जिम्मेदार है और विपक्ष भी। एक सप्ताह में दूसरी बार आडवाणी ने नाराजगी जाहिर की है। बताया जा रहा है कि नाराज आडवाणी ने टीएमसी सांसद इद्रीस अली से बातचीत की। ऐसा लग रहा है कि मैं इस्तीफा दे दूं। आज अगर अटल जी भी संसद में होते तो वो इससे नाराज होते। इसे हार जीत के तौर पर न देखें। सरकार और विपक्ष, चर्चा होनी चाहिए। किस नियम के तहत चर्चा हो ये जरूरी नहीं। शुरू से ही बहस नहीं होने दिया, ये सबको मालूम है। आडवाणी जी सीनियर होने के नाते, वरिष्ठ होने के नाते स्वाभाविक रूप में दुखी होता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जनता का हितैषी होने का दावा करते रहे, लेकिन हंगामा रोकने और चर्चा करने की पहल किसी ने भी नहीं की। विपक्ष के हंगामे पर सवाल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उठाया तो सरकार ने उसे विपक्ष के खिलाफ ही मुद्दा बना डाला। लेकिन अब एक बार फिर सवाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने उठाया है। तो ऐसे में अब गेंद विपक्ष के पाले में है, जो संसद के शीतकालीन सत्र की बर्बादी का ठीकरा सरकार के ऊपर फोड़ने पर आमादा दिखाई दे रहा है। वीडियो सुभाष चंद्र के साथ मौजेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली।